नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं। लेकिन आज की घटना या आज का वाकया शुरू करने के पहले मैं आज सुबह मुझे मिली एक मेल का जिक्र करना चाहूंगा। श्री कलवंत सिंह बराड़, जो श्री गंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं, किसान हैं, इन्होंने मुझे एक मेल करके अवगत कराया कि आज के ही दिन गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद के सूबेदार नवाब खान ने नीब में चुनवा कर शहीद कर दिया था। इसीलिए 21 से 27 तक 7 दिनों को शहीदी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। हमारे सिख धर्म के धर्मावलंबी इसको शहीदी सप्ताह के रूप में मनाते हैं। ये जानकारी श्री कुलवंत सिंह बराड़ ने मुझे आज मेल के माध्यम से दी थी। मैं किस्सा गोई परिवार के सभी सदस्यों और खासकर सिख धर्म के धर्मावलंबियों को आज के इस शहीदी दिवस पर उनकी भावनाओं से अपने आप को जोड़ता हूं और उन दोनों शहीद पुत्रों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। श्री कलवंत सिंह बराड़ का इस बात के लिए धन्यवाद भी करता हूं कि आज उन्होंने आज के दिन का महात्म भी मुझे बताया और मुझे जो जानकारी नहीं थी, मेरी जानकारी में भी इजाफा किया। अब मैं आज के वाकये को बताता हूं, जो आज का जो क्राइम था। ये वाकया 8 अक्टूबर का है, सन था 1998। मैं लखनऊ में ही पोस्टेड था, उस समय एसटीएफ में था। लखनऊ के बिल्कुल पास का सटा हुआ जिला है हरदोई। हरदोई में एक थाना है, एक इलाका है बेनीगंज। 3 अक्टूबर को दशहरे का दिन था। जगह जगह रावण के जलाए जाने की या तो तैयारी हो रही थी या रावण जलाया जा रहा था। पुलिस के लिए पूरे साल में जो 4-5 दिन ट्रेडिशनल बंदोबस्त के होते हैं। ट्रेडिशनल बंदोबस्त का मतलब पुलिसिंग में जो बंदोबस्त किया जाता है, जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उसे बंदोबस्त कहते हैं। और ये ट्रेडिशनल बंदोबस्त है, होली है, दिवाली है, ईद है, बकरीद है, दशहरा है। अब तो नया शुरू हुआ है न्यू ईयर भी, तो इसमें बंदोबस्त किए जाते हैं। चिन्हित स्थान होते हैं, चिन्हित समस्याएं होती हैं, वहाँ पर भीड़ होती है, तो कई लिहाज से ये बंदोबस्त किए जाते हैं और किसी भी थाने की सारी पुलिस फोर्स इसी बंदोबस्त में लगाई जाती है। जहाँ रावण दहन का स्थल है वहाँ ड्यूटियाँ लगती हैं। शहर और कस्बे में दशहरे के दिन मेला लगता है, वहाँ ड्यूटियाँ लगती हैं। जहाँ जहाँ रामलीला का समापन होता है वहाँ ड्यूटियाँ लगती हैं। सब पहले से ही चिन्हित होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रात करीबन 10 बजे बेनीगंज कस्बे से हरदोई के किसी ने जिला कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और उनसे कहा कि बेनीगंज कस्बे के अहिरन टोला में मां साहब की 3 जवान लड़कियों ने शायद आत्महत्या कर ली है। उनके घर में, मां साहब के घर पर बहुत भीड़ लगी हुई है। मैं कई बार थाने को फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन अब तक थाने से कोई फोर्स नहीं आई है, ताकि ये पता लगे कि बात क्या है और ये भी पता लगे कि कहीं कोई इसमें क्राइम तो इन्वॉल्व नहीं है। पुलिस तो पुलिस उस दिन का दशहरे का पूरा कार्यक्रम निपटाने के बाद ही पुलिस बेनीगंज के उस अहिरन टोला कस्बे में पहुंची। मकान जिन मां साहब का जिक्र हो रहा था, श्री राम दुलारे शुक्ला, वो टीचर थे, प्राइमरी के टीचर थे। अपने इलाके के बहुत या सबसे सम्मानित लोगों में थे। वो खुद मौजूद थे, बहुत गमगीन थे। उनके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी। थानाध्यक्ष ने जाते ही जब पूछा उनसे, इंस्पेक्टर ने, कि क्या बात हो गई मां साहब, तो वो कुछ बोल नहीं पाए और सीधे इंस्पेक्टर को भीतर अपने कमरे में ले गए। एक कमरे में जिसमें 2 तख्त पड़ी हुई थी, दोनों पर उनकी एक एक जवान लड़कियां मृत पड़ी हुई थी। काफ़ी वहाँ उल्टियाँ की गई थी और पूरे कमरे में सल्फास की बदबू आ रही थी।
स्पष्ट हो रहा था कि लड़कियों ने शायद सल्फास खा लिया है। इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले ये देख ही रहे थे, तब तक मोहल्ले वाले माँ साहब की तीसरी बेटी को अस्पताल से मृत घोषित होने के बाद लेकर मोहल्ले में आ गए। जो जवान लड़कियां उनके घर में पड़ी हुई थी, उनमें से बड़ी का नाम पूनम शुक्ला जिसकी उम्र 22 साल थी, दूसरी का नाम उपासना शुक्ला जिसकी उम्र 20 साल थी, और जिसको मोहल्ले वाले अस्पताल में जब डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया उसको लेके आए थे, उसका नाम था वंदना शुक्ला, उम्र थी 18 साल। उसको रिक्शे पर वापस लेकर आए थे। माँ साहब ने जैसे ही वंदना का शव देखा, वो लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। इंस्पेक्टर ने ये पूछा कि भाई ये बाहर से कहाँ से आ रही है। लोगों ने बताया कि साहब हॉस्पिटल ले गए थे, जो वहाँ पर पीएचसी है। थोड़ी देर तक डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन थोड़ी ही देर में 10-15 मिनट में ही इसके प्राण निकल गए। इंस्पेक्टर नाराज हुए कि वहाँ से आप कैसे ले आए, डॉक्टर ने कैसे लाने दिया। एक बार जब कोई अस्पताल पहुँच गया और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई तो पंचायतनामा वहीं पर होगा, यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं थी। इंस्पेक्टर अपनी बात में टेक्निकली सही था, ऐसा होता नहीं है, लेकिन उस समय वो जिस बात के लिए कह रहा था वो ये कह रहा था कि अगर आप लोग इसे न लाते तो माँ साहब इतना फूट फूट कर या इतना विचलित न होते। माँ साहब के विचलित होने, उनके कष्ट को देख के उन्होंने ये पूछा था कि आप इसे यहाँ क्यों ले आए। खैर, तीनों शवों का पंचायतनामा भरा गया और तीनों को पोस्टमार्टम के लिए हरदोई जिला मुख्यालय भेज दिया गया। इसी बीच में बच्चियों की ननिहाल, जो हरदोई के मल्लावा कस्बे के बगदाद मोहल्ले की थी, वहां से उनके एक बुजुर्ग मामा और कई ममेरे भाई भी थाने मोर्चरी पर आ गए। रात का वक्त ज्यादा हो गया था, पोस्टमार्टम सवेरे होना था, लेकिन वो सारे लोग मोर्चरी पर बने रहे। दिन में यानी 4 अक्टूबर को 98 को जब तीनों शवों का पोस्टमार्टम हो गया तो उनके पिता शुक्ला जी माँ साहब को वो शव हैंडओवर कर दिए गए। ननिहाल वाले भी साथ साथ गए और तीनों का अंतिम संस्कार कर दिया। शाम तक पीएम रिपोर्ट भी आ गई। पीएम रिपोर्ट में उल्लेख था, कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी असर्टेन्ड, हेंस विसरा प्रिजर्व्ड। उस प्रिजर्व्ड विसरा को जांच के लिए एफएसएल महानगर लखनऊ भेज दिया गया। बच्चियों के ननिहाल से जो उनके मामा और ममेरे भाई आए थे, उन्होंने अगले दिन यानी जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ था उसके अगले दिन थाने पर एक तहरीर दी और तहरीर में यह लिखा था कि बच्चियों की सौतेली मां और बच्चियों के पिता, इन दोनों ने ऐसे हालात उत्पन्न कर दिए कि बच्चियों को सुसाइड करना पड़ा, यानी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की ये तहरीर थी। मामला चूंकि बहुत संगीन था, बहुत गंभीर था, पूरा कस्बा थाने के बाहर इकट्ठा था। पुलिस ने फौरन उस पर 306 आईपीसी के एफआईआर पंजीकृत कर ली, जिसमें 2 मुलजिम थे, एक माँ साहब थे और एक उनकी दूसरी वाली पत्नी थी, राम दुलारे शुक्ला जी और उनकी पत्नी। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद विवेचना शुरू हुई। विवेचना के बीच में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने तमाम लोगों के बयान लिए, उनके घर वालों के, पड़ोसियों के, ननिहाल से जो लोग आए थे यानी वादी मुकदमा थे, उन सब के बयान नोट किए। तमाम बयानों के बाद जो फैक्ट्स निकल कर आए इस आत्महत्या के संबंध में, वो ये थे कि राम दुलारे शुक्ला जी की शादी 1963 में मल्लावा कस्बे के बगदाद मोहल्ले के निवासी और प्रतिष्ठित व्यक्ति दयाशंकर मिश्रा की पुत्री त्रिवेणी से हुआ था। त्रिवेणी से माँ साहब को 6 संतानें हुई। रेखा 28 वर्ष, संजीव 26 वर्ष, मधु 24 वर्ष, पूनम 22 वर्ष, उपासना 20 वर्ष और वंदना 18 वर्ष। आप इनकी उम्र का अंदाजा लगें, ऑलमोस्ट हर साल एक एक बच्चे की पैदाइश थी। वंदना के जन्म के तुरंत बाद ही, साल 6 महीने के बाद ही,
17 साल पहले, घटना के 17 साल पहले, क्योंकि उसकी उम्र 18 साल थी घटना के समय में, त्रिवेणी की मृत्यु बीमारी से हो गई। बीमार पहले से थी वो। बच्ची जनने के बाद, वंदना के पैदाइश के बाद, वो बेचारी बीमारी से चल बसी। और त्रिवेणी की मृत्यु के 1 वर्ष बाद ही मां साहब पर दूसरी शादी का दबाव लोग बनाने लगे। लोग का मतलब वही 4 लोग, वही समाज के 4 लोग, कि साहब 6 बच्चे हैं, छोटे हैं, अकेले कैसे परवरिश कर पाओगे? इनकी परवरिश के लिए घर में महिला का होना आवश्यक है। मां साहब शायद इसी इंतजार में बैठे थे, उन्होंने फौरन हां कर दी कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, घर में एक महिला का होना आवश्यक है। जब मां साहब राजी हो गए तो तुरंत सीतापुर के महोली कस्बे के नेरी गांव के परशुराम मिश्रा की पुत्री रेणु मिश्रा से मां साहब की शादी हो गई, पहली पत्नी के मरने के साल भर के भीतर ही। दूसरी पत्नी से भी मां साहब के 2 बच्चे हुए, अरुणेश 13 वर्ष और बेटी मोनिका 12 वर्ष। इनमें भी वही साल भर का ही अंतर था। अब कुल मिला के मां साहब के 8 बच्चे हो गए, 2 लड़कियां, 2 लड़के और 6 लड़कियां। एक लड़का पहले से संजीव, दूसरा अरुणेश दूसरी से, और बाकी सभी लड़कियां। मां साहब का झुकाव अपनी दूसरी पत्नी की तरफ बढ़ता गया। उसके 2 बच्चे भी हो गए थे और कम उम्र की थी वो, इसलिए उसकी तरफ मां साहब का झुकाव बढ़ता गया। और दूसरी पत्नी रेणु का व्यवहार पहली पत्नी के 6 बच्चों के साथ लगातार खराब होता गया। इतना खराब होता गया कि वो क्रूरता की श्रेणी में आने लगा और क्रूरता की सभी सीमाएं लांघने लगी। रेणु वो ये चाहती थी कि ये लड़कियां पढ़ने न जाएं, ये घर पे रहें, दोनों छोटे बच्चे जो उसके थे उनकी परवरिश करें, घर का रूटीन का जो कामकाज है, चौका बर्तन, खाना, सफाई, पोछा, ये सब करें, स्कूल न जाया करें। जब कभी भी पहली पत्नी के बच्चे जिद करके स्कूल चले जाते थे तो दंड स्वरूप जब वो आती थी लड़कियां, तो उनका खाना नहीं बना होता था। खाना सिर्फ मां साहब का, राम दुलारे शुक्ला जी का, रेणु का और उनके 2 छोटे बच्चों का बनता था। कलह जब ज्यादा बढ़ी तो मां साहब ने अपने सभी बच्चों, जिसमें संजीव की पत्नी की भी शामिल है, संजीव की शादी मां साहब के समय मां साहब ने पहले कर दी थी, तो संजीव की पत्नी और बाकी 5 लड़कियों को मां साहब ने मकान के नीचे का हिस्सा दे दिया और खुद दूसरी पत्नी रेणु और 2 बच्चों के साथ ऊपर के हिस्से में रहने लगे। प्रतिबंध था कि नीचे से कोई भी ऊपर मुझसे मिलने नहीं आएगा। जब मैं नीचे आऊंगा तभी मिलूंगा, कोई काम होगा तभी मिलूंगा, कोई भी ऊपर नहीं आएगा। लेकिन यह प्रतिबंध रेणु पर लागू नहीं था कि वो नीचे नहीं जाएगी। वो हर चीज में अपनी बात कहने, चिल्लाने, लड़ने, झगड़ने, ताना देने के चक्कर में नीचे बच्चियों के पास जाती थी। लड़कियां अपनी पढ़ाई करने लगीं। अब उन्हें पढ़ाई के लिए रोकने टोकने वाला नहीं था कोई। बड़े भाई संजीव ने सबसे बड़ी बहन रेखा की शादी तय कर दी। पिता से कहा कि कुछ पैसा और लगेगा, कुछ पैसे मैं लगा रहा हूं, कुछ आप लगा दीजिए, इसकी शादी अच्छे से कर दें। अभी बाकी 4 बहनें शादी करने को बाकी हैं। मां साहब ने कहा कि मेरे पास 1 नया पैसा नहीं है, तनख्वाह का सारा पैसा तनख्वाह वाले दिन ही तुम्हारी मां यानी तुम्हारी सौतेली मां ले लेती हैं। खैर कोई बात नहीं, मेरी बेटी की शादी है, मैं कहीं से भी उधार लेकर शादी कराऊंगा, तुम शादी करो बिटिया की। खैर मां साहब ने 50,000 रुपए किसी से उधार लिए और अपनी बेटी की, बड़ी बेटी की शादी में लगाया। इसी बीच में शादी के बाद ही उनके बेटे संजीव का एक्सीडेंट हो गया
उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो दवा इलाज करा सके। माँ साहब ने फिर 30,000 रुपये उधार लिए और उसका इलाज कराया। इस बीच में पूनम और उपासना ने प्रथम श्रेणी में इंटरमीडिएट परीक्षा पास कर ली। पढ़ने में दोनों बहुत तेज थीं और तीनों बच्चियां जिन्होंने आत्महत्या की थी, तीनों ही बहुत खूबसूरत भी थीं। छोटी वाली वंदना इंटरमीडिएट में थी उस साल। दोनों बच्चियों ने, उपासना और पूनम ने, सिलाई का काम शुरू किया घर में। बाजार से, बेनीगंज बाजार से जो सिलने के लिए लोग कपड़े दे जाते थे वो उनसे ले आती थी और घर में सिलकर उनको दे देती थी। उसका पैसा उन्हें मिल जाता था। इसके अलावा रात में वो जरी का भी काम करने लगी। अच्छी जरी का काम करती थी तो उन सभी बहनों के लिए पढ़ाई की फीस का पैसा वो उससे निकाल लिया करती थी। फिर भी जब और पैसे की ज़रूरत पड़ी तो दोनों बच्चियों ने, चूंकि फर्स्ट क्लास थीं, आम शोहरत बहुत अच्छी थी, सभी को पता था कि पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, अपने बच्चों को उनसे ट्यूशन के लिए भेजने लगीं। कई सारे बच्चे घर पर ट्यूशन के लिए आने लगे। एक दिन उनकी सौतेली माँ ने डंडा लेकर ट्यूशन पढ़ने आए सभी बच्चों को मार पीट कर भगा दिया और अपने पति यानी माँ साहब से कहा कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, बाहरी बच्चे यहां आते हैं, इसके लिए अलग से कोई मकान बनवा दीजिए, ये वहीं रहें, यहां इनके रहने की आवश्यकता नहीं है। मां का ऐसा रौद्र रूप देखकर पास के एक प्राइमरी स्कूल के बरामदे में ये दोनों बहनें शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी ताकि उनका खर्चा चल सके और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। ट्यूशन के बाद शाम को चूंकि करती थी, कभी 7 बज जाता था, कभी 8। तो जब भी ये दोनों ट्यूशन पढ़ा के आती थी तो वो महिला यानी इनकी सौतेली माँ इंतज़ार करती रहती थी। उनके आते ही जोर जोर से शोर मचाकर मोहल्ले वालों को सुनाने के लिए ये कहती थी कि आ गई दोनों अपने यारों के साथ रंगरेलियां मनाकर। माँ साहब से बहुत बार कहा इनको लात मार के निकाल बाहर करें, मोहल्ले में बदनामी हो रही है। माँ साहब एक चुप हजार चुप, इस पर कभी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सौतेली माँ की इसी क्रूर व्यवहार से आजीज आकर तीसरे नंबर की उनकी बेटी, मझली बेटी जिसको कहते थे मधु, जिसकी उम्र 24 साल थी, उसने लगभग 1.5 साल पहले तेजाब पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। किसी तरह डॉक्टरों ने बचा लिया। तबीयत खराब रहने लगी। मामा के लड़के उसे उसके ननिहाल ले गए और बाद में वहीं उसकी शादी भी कर दी। बच्चियों की इतनी परेशानी, इतनी फजीहत, इतनी लानत मलानत पर माँ साहब ने कभी अपनी जुबान नहीं खोली, कभी अपने बच्चियों के पक्ष में एक भी शब्द नहीं बोले। जब जब ज्यादा दिक्कत होती थी तो ननिहाल से उसके मामा और उसके बच्चे आकर बीच बचाव करने का प्रयास करते थे। वो बार बार ये भी कहते थे कि तुम लोग हमारे साथ अपने ननिहाल चलो, हम वहाँ सबको पढ़ा लेंगे। समर्थ ननिहाल थी उनकी, सक्षम थे वो लोग, लेकिन वो खुददार बच्चियाँ ये कह के हमेशा जाने को मना कर देती थीं कि मैं अपने पिता को छोड़ के नहीं जाऊंगी। कुछ भी हो, मेरे पिता हैं, आज नहीं तो कल उनको जब ये पता लगेगा कि मेरी माँ कितना हम लोगों के साथ ज्यादती कर रही है, तब वो हम लोगों का ध्यान जरूर देंगे। हमेशा बच्चियों ने ननिहाल जाने से मना कर दिया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब माँ साहब का बयान ले रहा था तो बयान लेते समय उसने पूछा कि माँ साहब, आप तो शिक्षक हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, आपका बड़ा आदर और सम्मान है। शिक्षा का मतलब सिर्फ गणित और हिंदी पढ़ाना ही नहीं है, शिक्षा का मतलब सामान्य शिक्षा भी आप देते हैं, बच्चों को अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं। घर में 6 बच्चे थे, सभी छोटे थे, और ऐसी क्या बात हो गई कि पत्नी के मरे साल भर भी नहीं हुए और आपने दूसरी शादी कर ली? आइयों का हक है इस तरह के सवाल पूछने का।
और जिस दिन से अपनी शादी की आपने दूसरी वाली, उसी दिन से परिवार में कलह शुरू हो गया। मां साहब ने जवाब दिया कि आपने एक कहावत सुनी होगी, बिन घरनी घर भूत का डेरा। कहीं कहीं इसको बिन गृहिणी घर भूत का डेरा भी कहते हैं, लेकिन जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है वो यही है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। मां साहब ने कहा, ये तुमने सुना होगा, घर में अगर गृहिणी न हो तो वहां भूतों का वास हो जाता है। मैंने ये सोचा कि बच्चों की अच्छी परवरिश हो जाए, इसलिए मैंने दूसरी शादी की थी। आइयों ने फिर पूछा कि पर ऐसा तो हुआ नहीं, और परवरिश क्या होती? आपने भी अपने पहली पत्नी के बच्चों से मुंह मोड़ लिया और उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। आपने 5 साल से एक भी पैसा उनके खाने कपड़े के लिए नहीं दिया है। ये कैसी परवरिश की प्रत्याशा में आपने ये शादी की थी? मां साहब बोले कि तुम्हारी बात सही है, क्योंकि जब ये मेरी दूसरी पत्नी शादी होकर आई थी तो वो बेसिक हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग लेकर आई थी, और आते ही उसने कहा कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। बेसिक हेल्थ वर्कर की जो तैनाती होती है वो जिला अस्पतालों में और गांव के पीएचसी सीएचसी में भी होती है। मां साहब ने बताया कि उस समय बड़ी कोशिश की गई, लेकिन प्रॉपर चैनल से इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी ने यह बताया कि इसके लिए पैसे लगेंगे। मेरी दूसरी पत्नी मुझसे हर महीने तनख्वाह के दिन ही पैसा ले लेती है और ये कहती है कि आपके हाथ में रहेगा तो आप इधर उधर खर्च करेंगे, आप मुझे दे दीजिए, मैं पैसा इकट्ठा करूंगी ताकि मेरी नौकरी लग जाए। बेटी की शादी और बेटे के इलाज के लिए जब मैंने उससे पैसा मांगा तो उसने ये कहा कि जिनको मेरी नौकरी लगवानी है हर महीने उनके पास मैं पैसा जमा कर देती हूँ, मेरे पास एक पैसा नहीं है कि मैं आपको बेटी की शादी या बेटे के इलाज के लिए पैसा दे सकूं। इसलिए मुझे उधार ब्याज पर पैसा लेना पड़ा। लगभग 1 लाख रुपए मेरा कर्जा हो गया है और आज की तारीख में मैं उसका ब्याज भी अदा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी एक नया पैसा मेरी तनख्वाह का मुझे नहीं देती है। जब मैं ब्याज नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे पास अपने खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं कैसे बच्चों की परवरिश करूं? आइयो तमतमा गया। आइयो ने कहा कि मां साहब आप घबराइए नहीं, विसरा की रिपोर्ट आने दीजिए। बिना विसरा की रिपोर्ट के हम आपकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते, हालांकि हम जानते हैं कि आप दोनों लोगों ने कितना कहर ढाया है इन बच्चियों पर, लेकिन विसरा की रिपोर्ट आने दीजिए, मैं दोनों लोगों को जेल भेजूंगा। आइयो के जाने के बाद मां साहब सीधे अपनी पहली पत्नी के मायके पहुंचे। क्योंकि उसने कह दिया था कि आप ही के बर्ताव के कारण ये पढ़ी लिखी, सज्जन, सुशील और बहुत ही खूबसूरत लड़कियों की जान गई है, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, बस विसरा की रिपोर्ट आ जाने दीजिए। इस बात से घबराकर वो अपनी पहली पत्नी के मायके पहुंचे। एक एक से उन्होंने माफी मांगी, अपने आप को बेदाग बताया और कहा कि मेरी पत्नी के कारण ऐसा हुआ है। हाथ पैर जोड़े सबके। वहां गांव में पंचायत बुलवाई। फिर वही 4 लोग इकट्ठा हुए और उन 4 लोगों ने एक फरमान सुनाया, डिसाइड किया एक थोड़ी बहुत बातचीत के बाद कि भाई जो हुआ वो हुआ। तीनों लड़कियां उन दोनों के जेल जाने से वापस नहीं आएंगी, बल्कि नुकसान ये होगा कि दोनों प्राणी अगर जेल चले गए तो वो 2 अबोध बच्चे, उनका क्या होगा? ये दामाद तो इस घर के थे ही, बच्चे भी इन्हीं के हैं, तो अब जो हुआ वो हुआ, 2 बच्चों को क्यों मारा जाए? पंचायत के इस फरमान के दबाव में वादी मुकदमा, जो उसके मामा का लड़का था, उसने एक एफिडेविट बनवाकर आईओ को दे दिया। एफिडेविट में उसने लिखा कि मैंने आवेश में आकर तहरीर दे दी थी और मुकदमा लिखाया था। मुझे अब कोई कार्रवाई इन दोनों के विरुद्ध नहीं करनी है।
तहरीर में दर्ज इन 2 मुलजिमान का कोई दोष नहीं है। ये इत्तेफाक था कि मेरी भांजियों, मेरी बच्चियों ने, मेरी फुफेरी बहनों ने आत्महत्या कर ली। वादी मुकदमा की इस एफिडेविट के बाद आईओ के पास कोई चारा नहीं था। उसने एफआर लगा के पूरी फाइल, पूरा केस, पूरी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। हालांकि दोनों को जेल भेजने में कोई कठिनाई नहीं थी। चार्जशीट लगा के जेल भेजा जा सकता था। इस एफिडेविट का जिक्र तो ट्रायल के समय होता, लेकिन आईओ ने भी सोचा होगा कि ट्रायल की पहली पेशी में ही जब वादी मुकदमा ही हॉस्टाइल हो जाएगा तो एक दिन भी ये केस चल नहीं पाएगा, छूट जाएगा, पुलिस की अलग किरकिरी होगी। इसलिए उसने एफआईआर लगाकर और अपना कर्तव्य मान लिया कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। आज की घटना, 3 निर्दोष, हालात की मारी, सौतेली मां के रोज रोज के ताने और पिता का कोई संरक्षण न मिलने के कारण दुनिया से रुखसत हो गई, जिंदगी की जंग हार गई और खुद ही ये डिसाइड किया कि अब इस दुनिया में रहना उनके लिए कठिन है। यह उस समय की हरदोई की सबसे हृदय विदारक घटना थी। इस घटना के सामाजिक पहलू पर सारे अखबारों ने बहुत बड़े बड़े लेख लिखे थे। किसी ने लिखा था कि इस गरीबी के कारण, पिता के पास कुछ पैसा न होने के कारण ऐसा हुआ। किसी ने लिखा था कि ईश्वर करे किसी को ऐसी सौतेली मां न मिले। इस तरह की तमाम अलग अलग सामाजिक पहलुओं पर बातें लिखी गई थी। उस समय के दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा में श्री महेंद्र दत्त मिश्र ने भी ऐसा ही एक बहुत ही मार्मिक लेख लिखा था। उसकी कटिंग मेरे हाथ लग गई। आज मैं उसको कम्युनिटी में पोस्ट करूंगा, आप भी पढ़िएगा, रूह कांप जाएगी आपकी। पर बच्चों को शिक्षा देने वाले गुरुतर दायित्व वाले शिक्षक मास साहब का आचरण और व्यवहार मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने भी कोशिश की समझने की, लेकिन नहीं आ रहा है। इस पूरे प्रकरण में 5 पक्ष हैं। एक, खुद मां साहब, दूसरा मां साहब की दूसरी पत्नी, तीसरा वो तीनों खुददार मेहनती पढ़ी लिखी लड़कियां, चौथा बच्चियों के ननिहाल के लोग, और 5वां ये सोसाइटी यानी समाज। ये कुल 5 पक्ष हैं इस आज की घटना के। मां साहब का क्या कहा जाए? जो पहले पक्ष है कि शादी के बाद पहली पत्नी के हर साल होने वाले 6 बच्चे और बेचारी बच्चा जनते जनते परलोकवासी हो गई। मां साहब का दिल नहीं पसीजा, क्योंकि उनका पत्नी से शायद कोई लेना देना नहीं था। वरना कैसे हो सकता है कि पत्नी के मरे हुए जिससे 6 बच्चे हुए हों, साल भर भी नहीं बीता उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनके लिए तो पहली पत्नी यानी रेणुका बस बच्चा पैदा करने की मशीन थी। और नई शादी जो होके आई उसके भी साल भर के अंतराल पर 2 बच्चे। आप इससे उनके चरित्र को, उनकी पर्सनालिटी को समझ सकते हैं। मैं मुंह खोल के कुछ कहना नहीं चाहता कि मां साहब किस तरह के आदमी रहे होंगे। अगर बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उन्होंने अपनी शादी की दूसरी वाली, तो फिर बच्चों से मुंह क्यों मोड़ लिया? उनको उनके हाल पे क्यों छोड़ दिया? बच्चों की परेशानी और तकलीफ, उनके साथ जो क्रूर व्यवहार था, उस पर उन्होंने आंखें भी बंद कर रखी और मुंह भी सिल के रखा। ये बिल्कुल समझ के परे है। दूसरा पक्ष, इनकी दूसरी पत्नी। शादी के बाद उसको मां साहब ने इतना सर चढ़ा लिया कि वो 6 बच्चों से, जो मां साहब के ही बच्चे थे,
इतना क्रूर व्यवहार किया, इतना क्रूर व्यवहार किया कि पुरातन ग्रंथों में जो राक्षसी जिस महिला के लिए कहा जाता था, या तमाम नाम की कई राक्षसियां अलग अलग ग्रंथों में आपको मिलेंगी, वो भी मां साहब की दूसरी पत्नी रेणु के व्यवहार को देखकर शर्मा जाएंगी। ऐसा व्यवहार था। तीसरा पक्ष मां साहब की पहली पत्नी की वो खुददार बेटियां थीं, परिस्थितियों से मुकाबला कर रही थीं, खुद कमा रही थीं, पढ़ा रही थीं, जरी का काम कर रही थीं, सिलाई का काम कर रही थीं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थीं। इतनी परेशानियों में थी, फिर भी ननिहाल जाने को तैयार नहीं थी। सौतेली मां का जुल्म रोज रोज सह रही थी, समाज से भी लड़ रही थी, तानों से भी लड़ रही थी, लेकिन उन्हें इस तरह से हार नहीं माननी थी। इतनी जल्दी मैदान नहीं छोड़ना था। जीवन भी उनका पटरी पर चल पड़ा था, लेकिन फिर भी वो हार गईं, इन परिस्थितियों से हार गईं, इन लोगों से हार गईं। चौथा, इन बच्चियों का समर्थ और सक्षम ननिहाल। सब जानते थे ननिहाल में कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। एक बेटी को तो ले भी गए जिसने एसिड यानी तेजाब पीने की कोशिश की थी, उसकी शादी भी की। तो उन्हें बच्चों की सहायता करनी थी। सक्षम थे वो लोग, समर्थ थे वो लोग, उनके पालन पोषण का इंतजाम करना था। अगर बच्चियों को ननिहाल का सहारा होता, वो महसूस करती, तो हो सकता है कि वो इतनी जल्दी इस जंग में हार नहीं मानती। पांचवां पक्ष, समाज के वही चार लोग, पूरा समाज ये भी एक पक्षकार है इस पूरे घटनाक्रम का। मृत बच्चियों को न्याय दिलाने के बजाय इधर उधर की बातों का बहाना करके जिन दो लोगों के आचरण, व्यवहार, क्रूरता के कारण उन्होंने आत्महत्या की, उनको सजा देने के बजाय उन्हें इन्हीं चार लोगों ने, इसी समाज ने बरी कर दिया। ये पांचवा पक्ष है। आज मैं किस्सा गोई परिवार के हर सदस्य से कहूंगा कि अपनी बेबाक राय इन पांच पक्षों के बारे में दें कि किसकी गलती थी, किसकी ज्यादा गलती थी। ये पांच पक्ष मैं फिर से रिपीट कर दूं: मां साहब, उनकी दूसरी पत्नी, उनकी वो होनहार, खुददार, पढ़ी लिखी बेटियां जिन्होंने आत्महत्या की। चौथा, बच्चियों के ननिहाल के लोग। और पांचवा, समाज जिसने दोनों आतताइयों को बचा दिया, बच्चियों को न्याय नहीं मिल सका। किसकी गलती थी और कितनी गलती थी? आप जरूर लिखें। मैंने कभी आपसे इस तरह के रिएक्शन नहीं मांगे हैं, और मैं आज इसलिए मजबूर होकर आपसे ये रिएक्शन मांग रहा हूं, आपसे ये टिप्पणी मांग रहा हूं, आपसे आपकी राय मांग रहा हूं, क्योंकि आज पहली बार मैं भी इस पूरी घटना में कंफ्यूज हो रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, किसकी गलती से हुआ कि तीन तीन होनहार बच्चियों को अपनी जान देनी पड़ी। इसलिए आप सभी लोग अपनी राय दें, ताकि आपकी सम्मिलित राय, अगर आप सब लोग मिलकर किसी एक को दोषी मानते हैं, किसी दो को दोषी मानते हैं, तो अगले अंक में मैं जरूर इसका जिक्र करूंगा कि पिछले अंक में जो सबसे गलती थी, सबसे ज्यादा थी, फला की थी, उसके बाद फला की थी। आधे मिनट 10 सेकंड में मैं इसका जरूर जिक्र करूंगा। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। सहमत हैं तब भी, नहीं सहमत हैं तब भी, और अपनी राय के साथ मुझे मेरी मेल आईडी पर जरूर बताएं। मेल आईडी वही पुरानी, rajeshpande61@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।